हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार की प्रमुख नदियों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बिहार की जो नदी है उसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये लगभग बिहार का इस प्रकार का नक्शा है, जिसके उत्तर में नेपाल तथा हिमालय श्रेणी है, जबकि दक्षिण में छोटा नागपुर पठार की श्रेणियां या पठारी भाग आता है। तो बिहार में जो नदी है उसका जो प्रमुख स्रोत है वो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां तथा दूसरा जो प्रमुख स्रोत है वो पठारी भाग से निकलने वाली नदियां। तो आप इसको समझ गए होंगे कि बिहार में नदियों का दो ही स्रोत है, पहला हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और दूसरा जो है वो है छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलने वाली नदियां। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि हिमालय श्रेणी से कौन कौन सी नदी निकलती है और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो देखिए, हिमालय श्रेणी से निकलने वाली जो नदी है उनमें सबसे प्रमुख जो नदी है वो है गंगा नदी। आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि गंगा नदी ही ऐसा है जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को लगभग दो बराबर भागों में ये बांटती है। तो आप इसे याद रखिएगा, गंगा नदी हिमालय की श्रेणी से निकलती है और यह बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद घाघरा नदी, जिसे सरयू के नाम से भी जानते हैं, गंडक नदी जिसका एक और सबप्राय नदी है जिसे हम बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है बागमती नदी। तो ये प्रमुख कुछ नदियां हैं जो कि हिमालय की श्रेणी से निकलती है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि हिमालय की श्रेणी से जो नदियां निकलती है वह किस प्रकार की होती है। तो यह हमेशा जो है जल उपलब्ध रहता है। तो हिमालय श्रेणी की जो नदियां होंगी उसमें जल जो है हमेशा उपलब्ध आपको दिखता होगा। जैसे कि अगर आप पटना जाएंगे, भागलपुर जाएंगे, तो आप गंगा नदी जो है उसमें आपको हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। अब कारण क्या है कि हिमालय श्रेणी जो है वो हमेशा बर्फों से ढका रहता है और जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होता है बर्फ पिघलते हैं और वह नदियों को प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध करवाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, दूसरा जो पॉइंट है कि यह मार्ग बदलने वाली भी कहलाती है। कि जो हिमालय श्रेणी से जो नदियां निकलती है जैसे कि कोसी नदी, तो यह मार्ग बदलने वाली नदी कहलाती है। आप बहुत जानते होंगे कोसी नदी को बिहार का हम शोक भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि यह बाढ़ का कारण होती है। देखिए बाढ़ का कारण क्यों होती है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी गंगा नदी में बहुत अत्यधिक पानी पहले से ही है और जब वर्षा का पानी होता है तो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उसके निकासी का सिस्टम न होने के कारण वो नदियां क्या होती है कि जगह जगह जो है बाढ़ का कारण बन जाती है। तो ये कुछ हिमालय की श्रेणियों से निकलने वाले नदियों का प्रमुख पॉइंट था। आप इसके बारे में एक और चीज जरूर याद रखिएगा कि हिमालय की श्रेणियों से निकलने वाले जो नदियां हैं उस पे प्रमुख जो विद्युत संयंत्र हैं वो लगाए गए हैं, जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद बच्चों जो दूसरा जो हमारा है वो पठारी भाग की नदियां हैं। अब पठारी भाग की जो नदियां हैं यह क्या होती है, एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि यह छोटा नागपुर श्रेणी से निकलती है। आप इसको जरूर याद रखिएगा कि भारत के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर पठार है और उससे ये नदियां बराबर निकलती रहती हैं। उसके बाद जैसे कि इसमें जो है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि जो नदियां हैं यह पठारी भाग से निकलती है। अच्छा, दक्षिण में जो है आपको एक जो निकलेगा कैमूर की पहाड़ी भी देखने को मिलता है। तो कुछ जो नदियां हैं वो कैमूर की पहाड़ियों से भी निकलती है। अच्छा, इसके बारे में पठारी भाग की जो नदियां हैं ये आप इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे कि यह मार्ग नहीं बदलती है ना, यह मार्ग नहीं बदलती है। दूसरा बात क्या होता है, जो पठारी भाग की नदियां होती है वह वर्षा पे निर्भर करती है। वर्षा पे निर्भर करती है कि जब वर्षा होगी
तभी आपको ये क्या करेगा, जल उपलब्ध करवाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, यह वर्षा पे निर्भर करती है तथा यह बाढ़ का कारण उतना नहीं होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट क्या, कि यह मार्ग नहीं बदलती है। तो जो नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती है वह किस पे निर्भर होती है, बाढ़ पे निर्भर होती है तथा वह मार्ग नहीं बदलती है। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले कि जो अपवाह तंत्र है, बिहार में जो नदियों का जो अपवाह तंत्र है वो पाद पार है। पाद पार का मतलब क्या, कि यह दोनों दिशाओं से आता है, मतलब उत्तर के दिशा से भी आएगा और दक्षिण के दिशा से भी ये आता है और आके गंगा नदी में मिल जाता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन सी नदी बिहार के किस जिलों में प्रवेश करती है तथा किस जिलों में यह मुहाना बनाती है और यह क्यों प्रमुख नदियों में गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइए देखते हैं कि बिहार में कौन सी नदी किस जगह से प्रवेश करती है। तो पहली जो नदी है वो है गंगा नदी। तो प्यारे दोस्तों, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है और यह बिहार में चौसा नामक स्थान, जो कि रोहतास जिले में है, वहां से प्रवेश करती है। तो आप इसको याद रखेंगे, गंगा नदी जो कि गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और यह बिहार में चौसा, जो कि रोहतास जिले में है, वहां से प्रवेश करती है। उसके बाद इसकी जो लंबाई है कुल टोटल बिहार में वो 445 किलोमीटर तक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, बिहार में जो गंगा नदी है उसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। उसके बाद जो नोट करने वाली बात क्या है, यह भोजपुर तथा सारण जिले, देखिए यहाँ रोहतास जिला है और इसी में यहाँ पे ये भोजपुर और ये सारण जिलों के साथ जो है यह क्या करता है, अपना सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है घाघरा, जिसे हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। यह जो है नामपा, जो कि नेपाल में स्थित है, वहां से निकलती है और यह बिहार में छपरा जिले के रिवेलीगंज, याद रखिएगा, छपरा जिले के रिवेलीगंज के निकट रामपुर नामक स्थान से यह क्या होता है, बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। तो आप इसको याद रखिए, घाघरा नदी जो कि नामपा नेपाल से निकलती है और यह बिहार में छपरा जिले के रिवेलीगंज के निकट रामपुर नामक स्थान पे गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 83 किलोमीटर तक ही होती है। इसमें नोट क्या है कि यह मार्ग बदलते रहती है, चूंकि यह हिमालय श्रेणी से निकलती है और हमने आपको अभी बताया था कि जो नदियां हिमालय श्रेणी से निकलती है वह प्रायः मार्ग बदलने का काम करती है। उसके बाद है गंडक और बूढ़ी गंडक। तो देखिए, गंडक नदी जो है यह मान गोमेट और कुलांग पहाड़ियों से, जो कि नेपाल और तिब्बत में स्थित है, वहां से निकलती है और यह गंगा में हाजीपुर के निकट सोनपुर नामक स्थान पे क्या होता है, गंगा में प्रवेश कर जाती है। तो आप याद रखिएगा, गंडक नदी जो कि मान गोमेट और कुलाम नामक पहाड़ियों से, जो कि नेपाल में स्थित है, निकलती है और यह गंगा में हाजीपुर के निकट सोनपुर नामक स्थान में मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर है। तो आप जरूर याद रखिएगा, गंडक नदी बिहार में कहाँ मिलती है, तो सोनपुर नामक स्थान पे, जो कि हाजीपुर में है, वहां पे यह गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आइए बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक जो है ये भी नेपाल से ही, हिमालय से ही निकलता है और ये सोमेश्वर की श्रेणी जो पहाड़ियां है वहां से निकलती है और यह पश्चिमी चंपारण का जो भाग है, यानी यहाँ पे जो पश्चिमी चंपारण जिला है वहां पे यह बिहार में प्रवेश करती है और यह गंगा नदी में मुंगेर के निकट जाके मिल जाती है। मतलब यह एक तरह से बोल सकते हैं
इस भाग से निकल के और यहाँ पे जाके यह मिलती है, जो कि लगभग 320 किलोमीटर का सफर यह नदी तय करती है। तो आप याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिमी चंपारण जिले से यह बिहार में प्रवेश करती है और यह गंगा नदी में मुंगेर के निकट जाके मिल जाती है और लगभग यह 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। और यह मुजफ्फरपुर, उसके बाद आपका सीतामढ़ी और इसके आसपास के जो जिले हैं इसमें बाढ़ का एक कारण भी होती है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं बागमती नदी। तो बागमती नदी जो है यह शिवपुर की पहाड़ी, जो कि नेपाल में ही है, शिवपुर की पहाड़ियों से निकलती है और यह गंगा नदी में खगड़िया जिले में प्रवेश कर जाती है। तो आप याद रखिएगा, बागमती जो नदी है वह शिवपुर की पहाड़ी से निकलती है और यह गंगा नदी में खगड़िया जिले में प्रवेश कर जाती है और इसकी जो लंबाई टोटल है 394 किलोमीटर है। तो यह भी जो है बागमती के बाद से ज्यादा दूरी तय करती है। मतलब यहाँ पे शिवपुर की पहाड़ी है और यहाँ से ये ऐसे होते होते खगड़िया जिले में जाके गंगा नदी में यह प्रवेश कर जाती है और टोटल 394 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है। उसके बाद है कमला नदी। तो कमला नदी जो है यह महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में स्थित है, वहां से निकलती है और यह कोसी में जाके मिल जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा, कमला जो नदी है वो महाभारत श्रेणी नेपाल में निकलती है और यह कोसी में जाके मिल जाती है और कुल जो दूरी यह तय करती है 120 किलोमीटर। अब आइए उसके बाद है कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है वह गोसाई स्थान, जो कि नेपाल का एक पवित्र स्थल भी है, वहां से यह निकलती है और यह गंगा नदी में करसेला, जो कि खगड़िया में है, या पुरुसेला जो खगड़िया में है, वहां पे जाके यह मिल जाती है और यह 260 किलोमीटर की यह दूरी क्या करती है, तय करती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोन नदी। तो सोन नदी जो है यह अमरकंटक जिले में, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह गंगा नदी में पटना के मनेर के निकट जाके मिल जाती है और जो कि 202 किलोमीटर का यह सफर तय करती है। अब जो सोन नदी है वह रोहतास और झारखंड के गढ़वा जिलों के साथ सीमा बनाते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है। अब आइए कुछ प्रमुख नदियों को और देखते हैं। तो ये जो नदियां हैं वो दक्षिणी भाग से निकलती है, यानी कि झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों से ये निकलती है। जिसमें पहली जो नदी है वो पुत्री कोयल है और पुत्री कोयल नदी है यह रांची के पठार से निकलती है और यह गंगा में यह सोन नदी में जाकर इसकी सहायक नदी बन जाती है। उसके बाद है दक्षिणी कोयल, यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी यह उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है तथा यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है पुनपुन नदी। तो यह पुनपुन नदी चोरहा नामक पहाड़ से निकलती है जो कि झारखंड में है और यह गंगा में फतुहा नामक स्थान पे जाकर मिल जाती है। उसके बाद है क्यूल नदी। तो देखिए क्यूल नदी जो है वो खड़गडिया जो कि झारखंड में है और यह झारखंड और यह पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है गंगा नदी से। तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी जो कि दक्षिणी भाग से निकलती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।